प्रिय व्यूअर्स, स्टूडेंट्स, उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, अभी हमारी एस्टेट हरियाणा टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर विशेष क्लासेस, स्पेशल क्लासेस चली हुई है। आज की जो हमारी वीडियो है, इसमें लास्ट ईयर जो एस्टेट की परीक्षा हुई थी, हिंदी का जो भाग था जिसमें हिंदी व्याकरण के प्रश्न आए हुए थे, उन्हीं को हम हल करेंगे। हो सकता है आपने हल कर लिया हो, आंसर की भी विभाग ने डाल दी थी, लेकिन अभी यहाँ हर प्रश्न को गहराई से समझाया जाएगा। ये प्रश्न का उत्तर आया, क्यों आया, कैसे आया, और जो बाकी विकल्प हैं उनको भी समझाने का प्रयास किया जाएगा। हो सकता है आपकी परीक्षा में जो यहाँ बताया जाए वही आ जाए। प्रश्न में से प्रश्न निकल के आएंगे, गहराई से जानकारी दी जाएगी। उस जानकारी को आप अच्छे से नोट कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा, पढ़िएगा। यानी कि आपका हिंदी व्याकरण यहाँ करवाया जाएगा। देखिए, यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी करें, ताकि मेरा उत्साहवर्धन हो और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी जानकारी लेकर आती रहूं। आपको परीक्षा क्लियर करनी है, एस्टेट क्लियर करना है, हर हाल में करना है, पक्का इरादा करना है, दृढ़ निश्चय करना है। देखिए, पक्के इरादों से आगाज किया गया कार्य जुनून के द्वारा अंजाम तक पहुंचता ही है। आपको अपने अंदर एक जुनून पैदा करना है कि मुझे हर हाल में एस्टेट क्लियर करना है। डू एंड डाई का फॉर्मूला अपनाना है, स्वयं पर विश्वास रखना है और लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। यदि हम स्वयं पर विश्वास रखेंगे, लक्ष्य की ओर बढ़ते रहेंगे, तो मंजिल नजदीक नजर आने लगेगी। अपनी मंजिल को अपने नजदीक लाना है, उस मंजिल तक पहुंचना है। मंजिल तक पहुंचने के लिए आप इन प्रश्नों को ध्यान से सुने, पढ़ें। चलिए अब हल करते हैं। प्रश्न नंबर 31 से शुरू हुए थे, जो हिंदी व्याकरण के से थे। पहला प्रश्न यहाँ पे है, यानी कि 31 नंबर का प्रश्न है कि निजवाचक सर्वनाम युक्त वाक्य छांटिए। ऐसा वाक्य बताना है जिसमें निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। देखिए, मैंने आपको अभी बताया है कि आपको प्रश्न की गहराई से जानकारी दी जाए कि हमें ये नहीं करना कि इसका ये विकल्प सही है, हमें समझना है कि ये विकल्प कैसे आया, क्यों आया। ठीक है, इसमें निजवाचक सर्वनाम क्या होता है। देखिए, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। जो पहला भेद है वह पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक सर्वनाम। निज का अर्थ होता है अपना। क्या होता है? अपना या स्वयं या खुद। ठीक है, तो जो सर्वनाम शब्द अपने खुद के लिए प्रयोग हों वो क्या कहलाते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब हमें यहाँ देखना है कि कौन आप यहाँ पे सर्वनाम है। ठीक है, आप सभी में दे रखा है। आप क्या है? सर्वनाम होता क्या है? जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा या जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। तो यहाँ पे जो आप शब्द है ये क्या है? सर्वनाम है। ठीक है, तो पहला विकल्प, आप अत्यंत आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी हैं। या जो आप सर्वनाम है लेकिन निजवाचक नहीं है यहाँ पे। ठीक है, लड़के आप ही चले जाएंगे। यहाँ जो आप है, लड़के आप यानी कि खुद स्वयं ही चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप शब्द है यह निजवाचक सर्वनाम का कार्य कर रहा है, और यहाँ जो आप है ये सर्वनाम शब्द है, यह निजवाचक नहीं है। ठीक है, तो इसका जो दूसरा विकल्प है ये सही है। आप लड़के आप ही चले जाएंगे कि स्वयं चले जाएंगे, खुद चले जाएंगे, तो यहाँ निजवाचक है, अपने लिए आया आप शब्द का प्रयोग। ठीक है, आप लोग शांत हो जाइए,
यहाँ लोग क्या है, संज्ञा है, और आप क्या है, सर्वनाम है। तो यहाँ जो आप शब्द है ये सार्वनामिक विशेषण का कार्य कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, सार्वनामिक विशेषण का कार्य कर रहा है। आप हुजूर जरूर पधारे। ठीक है, यहाँ किसी को संबोधित किया गया है आपके जरिए, और हुजूर किसी को जनाब, यानी कि हुजूर जनाब किसी को कहा गया है। तो यहाँ आप क्या है, सर्वनाम है, लेकिन यहाँ निजवाचक नहीं है। तो जो दूसरा विकल्प है ये हमारा सही है, लड़के आप ही चले जाएंगे, स्वयं चले जाएंगे, खुद चले जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध शब्द, अशुद्ध विकल्प चुनिए। हमारे पास मृत्युप्रांत है, योगीराज है, प्रोज्वल है, प्रज्वलित है, 4 शब्द है। इनमें ये देखना है कि कौन सा अशुद्ध है। यदि आपको पता है तो आप बता सकते हैं। देखिए, योगीराज बिल्कुल सही है, प्रोज्वल ये भी सही है, प्रज्वलित ये भी सही है, मृत्युप्रांत क्या ये भी सही है? देखने में लग रहा है सही है बिल्कुल, लेकिन ये गलत है। अब गलत कैसे है? लगभग परीक्षार्थी मृत्युप्रांत को सही बताएंगे, प्रोज्वल या प्रज्वलित में से गलत करेंगे, लेकिन मृत्युप्रांत गलत है। कैसे है ये? अब देखिए, इसका संधि विच्छेद करते हैं। क्या होगा? मृत्यु प्लस में उपरांत। ठीक है, अब यहाँ क्या आया? जो प्रथम शब्द मृत्यु है, इसका अंतिम वर्ण की ध्वनि क्या है? ऊ की ध्वनि है, लघु ऊ की ध्वनि है। ठीक है, और जो दूसरा शब्द उपरांत, उसका प्रथम वर्ण क्या है? ऊ है। क्या है? ऊ है। और दोनों जब सजातीय स्वर पास पास आ जाए तो दोनों के मेल से उसी जाति का दीर्घ स्वर हो जाता है, यानी कि इस ऊ और इस ऊ के मेल से क्या हो गया? दीर्घ ऊ हो गया, दीर्घ स्वर हो गया। तो इसका कैसे होगा? मृत्युप्रांत को कैसे लिखेंगे अब हम? मृत्यु, ये जो यू मृत्यु में क्या आता है? ऊ छोटा आता है, लेकिन यहाँ ऊ और ऊ मिलके क्या बन गए? ऊ बन गए, बड़ा ऊ बन गया, दीर्घ ऊ बन गया। तो क्या हो जाएगा? मृत्युप्रांत। ये शब्द शुद्ध है। मृत्युप्रांत कैसे लिखा जाएगा? मृत्युप्रांत, यानी कि ऊ बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ कौन सा विकल्प गलत हुआ? पहला विकल्प गलत हुआ। इसको याद रखिएगा, कई बार परीक्षा में आया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विलोम की दृष्टि से असंगत जोड़े को छांटिए, यानी कि हमें विलोम शब्द देखना है। लंबा, लंबा का उल्टा विलोम क्या होगा? नाटा, बिल्कुल सही है। अभिज्ञ, अनभिज्ञ, ये भी बिल्कुल सही है। अनुरक्ति, अनुरक्ति विराग, ये गलत है। ठीक है, सत्कार, तिरस्कार, ये बिल्कुल सही है। देखिए, अनुरक्ति, इसका विराग नहीं होगा, क्या होगा? विरक्ति होगा। क्या होगा? विरक्ति। अनुरक्ति, विरक्ति, यहाँ विराग दे रखा है जो कि गलत है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हुआ? 3 नंबर, अनुरक्ति विराग। ये यहाँ असंगत है, गलत जोड़ा है। आगे देखते हैं। किस विकल्प में इल प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ? हमें ये बताना है कि इल प्रत्यय कौन से विकल्प में नहीं है। उर्मिल, मरियल, फेनिल, जटिल। देखिए, उर्मिल में इल प्रत्यय है, फेनिल में भी इल प्रत्यय है, जटिल में भी इल प्रत्यय है। मरियल, मरियल में नहीं है। कौन सा प्रत्यय फिर? मरियल में अगर इल प्रत्यय नहीं है तो कौन सा है? ईयल है। कौन सा प्रत्यय है? ईयल प्रत्यय है। ठीक है, और इसका मूल शब्द क्या है? मरियल का प्रत्यय तो क्या हो गया? ईयल हो गया, और मूल शब्द क्या हुआ? मूल शब्द, इसका मूल शब्द है मर। मर में क्या कर दिया? ईयल जोड़ दिया, तो क्या बन गया? मरियल। मर शब्द क्या है? मूल शब्द है, और प्रत्यय क्या है? ईयल है। ठीक है, जैसे सड़ियल है, दड़ियल है। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से बकरी का पर्याय नहीं है। पर्यायवाची शब्द है, बकरी का कौन सा पर्यायवाची नहीं है वो बताना है।
देखिए वर्द की, छागी, अजा, छेरी। अब 3 शब्द पर्यायवाची हैं बकरी के, एक नहीं है। कौन सा नहीं है? छागी बकरी को कहते हैं, अजा भी कहते हैं, छेरी भी कहते हैं, वर्द की नहीं कहते। ठीक है। वर्द की वो होता है जो लकड़ी का काम करता है, तो यहाँ वर्द की पर्यायवाची नहीं है बकरी का, तो सही विकल्प क्या होगा? कै, यानी कि 1 नंबर वर्द की। अगला है जातिवाचक संज्ञा युक्त वाक्य नहीं है। हमें बताना है कि कौन से वाक्य में जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग नहीं हुआ। देखिए संज्ञा के 3 भेद है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, और जातिवाचक के 2 भेद हो रहे हैं, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ठीक है। तो हमें यहाँ जातिवाचक संज्ञा वो होती है जो किसी विशेष जाति समूह का बोध कराती है। ठीक है। संपूर्ण जाति का समूह का बोध कराए, वो क्या कहलाती है? जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। पहला वाक्य, आजकल की पढ़ाइयाँ बहुत महंगी हैं। पढ़ाइयाँ यानी कि जो पढ़ाई शब्द है उससे बना है पढ़ाइयाँ, यानी कि कोई भी पढ़ाई हो सकती है, एक पढ़ाई नहीं है, कोई भी, चाहे वो किसी भी विषय में हो। तो यहाँ जो पढ़ाइयाँ शब्द है ये क्या है? जातिवाचक का काम कर रहा है। ऊंचाइयाँ नापनी है तो पर्वतों की सैर कीजिए। यहाँ ऊंचाई से ऊंचाइयाँ बना है, तो एक ऊंचाई नहीं है, बहुत सारी ऊंचाइयाँ हैं, तो यहाँ ऊंचाइयाँ शब्द भी क्या है? जातिवाचक है। कभी कभी बुराइयाँ ही अच्छाइयाँ बन जाती है, बुराइयाँ और अच्छाई यहाँ क्या है? जातिवाचक है। ठीक है। तो तीनों वाक्यों में क्या हो गया? जातिवाचक है। अब जो चौथा वाक्य है, मैंने अनुभव किया कि उसे ऊंचाई से डर लगता है। यहाँ ऊंचाई, ऊंचाई शब्द यहाँ क्या है? जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ऊंचा शब्द क्या है? विशेषण। ऊंचा शब्द क्या है? विशेषण। और ऊंचा से क्या बना? ऊंचाई। ऊंचा शब्द क्या है? विशेषण है, और ऊंचा से क्या बन गया? ऊंचाई। तो ऊंचाई यहाँ क्या है? भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। ठीक है। तो कौन सा विकल्प इस प्रश्न के अनुसार सही हुआ जिसमें सदैव संज्ञा नहीं है? डी यानी कि 4 नंबर विकल्प सही है। ठीक है। तो यहाँ पे ऊंचाई क्या है? भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस विकल्प में व्यंजन संधि का प्रयोग नहीं हुआ? संधि का प्रश्न है। देखिए प्रश्नों को खोल के बताया जा रहा है, ध्यान से समझिएगा। कौन से विकल्प में व्यंजन संधि का प्रयोग नहीं, यानी कि हमें देखना है कि व्यंजन संधि का प्रयोग कहाँ नहीं हुआ। चिदाभास, चिदाभास का संधि विच्छेद क्या होगा? चित्त प्लस में आभास, चित्त प्लस में आभास। ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा? जो यहाँ पे नियम काम कर रहा है, यदि किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण या कोई स्वर या फिर ये है आ जाए, तो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। ये नियम यहाँ पे लागू हो रहा है चिताभास में। तो चित्त के बाद तय के, यहाँ पे तय है, व्यंजन है अलंत के साथ, यानी कि स्वर रहित है, और आगे क्या आया? स्वर आया। तो जो तय है प्रथम वर्ण है किसी भी वर्ग का, तो क्या आ गया? तय किस में बदल जाएगा? अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में। तय का तीसरा वर्ण कौन सा होता है? द होता है। तो यहाँ क्या बन गया? चिदाभास। ये द भी हलंत के साथ होगा, स्वर रहित होगा, लेकिन ये आ मिल गया तो क्या बन गया? स्वर सहित बन गया और दा बन गया, तो क्या हो गया? चिदाभास। ठीक है। ये क्या है? व्यंजन संधि है, इसमें व्यंजन संधि है। वागीश्वर, यहाँ भी यही नियम लागू हो रहा है। इसका क्या होगा? वाक प्लस में ईश्वर। ठीक है। तो यहाँ पहला वर्ण है और बाद में स्वर आया है, तो यहाँ भी प्रथम वर्ण अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। तो कै का तीसरा वर्ण कौन सा है? ग है। तो क्या बन जाएगा? ग में क्या मिल गया? ई मिल गया, दीर्घ ई मिल गया, तो क्या बन गया? वागीश्वर। ठीक है। अगला देखते हैं। तदर्थ, तदर्थ का क्या है? तत् प्लस में अर्थ। यहाँ भी वही नियम लागू हो रहा है। तय के बाद ए आया, तय किस में बदल जाएगा? द में बदल जाएगा, अपने वर्ग के तीसरे वर्ण बदल जाए, तो क्या बन गया? तदर्थ।
ठीक है, तो तीनों ही शब्दों में व्यंजन संधि है। जो अंतिम बचेगा तिरोहित, यहाँ पे व्यंजन संधि नहीं है, यह है त्र है प्लस में हित, यानी कि विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। तो ये जो चौथा विकल्प है ये यहाँ पे सही है। ठीक है, तिरोहित में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। चिदाभास वागीश्वर तदर्थ में व्यंजन संधि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य देखना है हमें, कौन सा है? ये काम कोई वकील से ही हो सकता है। कोई नहीं आएगा, ये काम कोई वकील से ही हो सकता है, यहाँ पे कोई नहीं आ सकता, ये गलत है। ये मैंने उनका धन्यवाद किया, ये भी गलत है, क्योंकि देखिए देखने में लग रहा है कि ये सही है, मैंने उनका धन्यवाद किया, देखने में तो सही लग रहा है, लेकिन ये गलत है। क्या होगा? मैंने उनको धन्यवाद दिया। धन्यवाद किसी को दिया जाता है, ठीक है, मैंने उनको धन्यवाद दिया। कृपया दरवाजा बंद करने की कृपया करें। कृपया दरवाजा बंद करें, ये यहाँ पे कृपया करने की गलत होगा। ठीक है, और हम सभी में मानवीय दुर्बलताएं हैं, ये वाक्य बिल्कुल सही है। हम सभी में मानवीय दुर्बलताएं हैं, ये सही है। ये काम कोई वकील, ये काम किसी वकील से ही हो सकता है, इस तरह आएगा। मैंने उनको धन्यवाद दिया, कृपया दरवाज़ा बंद करें। ठीक है, ये इस तरह होंगे। और हम में मानवीय दुर्बलताएं, ये यहाँ पे ये वाक्य बिल्कुल सही है, शुद्ध है। तो हमारा उत्तर क्या होगा? 4 नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। समास की दृष्टि से असंगत विकल्प छाटिए। गलत विकल्प का चयन करना है हमें। देखिए, भयभीत, कर्ण तत्पुरुष, सेठ साहूकार, समाहार, द्वंद्व, विद्याहीन, अपादान तत्पुरुष, स्वर्गगत, कर्म तत्पुरुष। देखिए सभी सही लग रहे हैं। भयभीत, विग्रह क्या होगा? भय से भीत। सेठ साहूकार, सेठ और साहूकार। विद्याहीन, विद्या से हीन। स्वर्गगत, स्वर्ग को गत। यहाँ पे सेठ साहूकार बिल्कुल द्वंद्व समास सही है। विद्याहीन, विद्या से हीन अलग होना है, से विभक्ति आई और अलग होने के भाव में है, तो यहाँ अपादान तत्पुरुष समास बिल्कुल सही है। स्वर्गगत, स्वर्ग को गत, या को विभक्ति आई है, कर्म तत्पुरुष हो गया। और भयभीत, भय से भीत, यहाँ भी से विभक्ति है, लेकिन से विभक्ति कौन से में आती है? कर्ण तत्पुरुष में आती है और अपादान में आती है। अपादान में क्या होता है? अलग होने का भाव होता है, लेकिन यहाँ भयभीत, भयभीत में अलग होने का भाव तो नहीं है, भय से भीत। और कर्ण तत्पुरुष में क्या होता है? साधन का भाव होता है, लेकिन यहाँ साधन भी नहीं है। तो देखिए, एक नियम अलग है कि जहाँ डरने का भाव हो, लज्जा का भाव हो, निकलने का भाव हो, वहाँ क्या होता है? अपादान तत्पुरुष समास होता है। क्या होता है? अपादान। यहाँ भयभीत में क्या है? डरने का भाव है। क्या है? डरने का भाव है, तो यहाँ क्या होगा? अपादान तत्पुरुष होगा, कर्ण तत्पुरुष नहीं होगा। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। जहाँ लज्जा हो, निकलने का भाव हो, डर हो, वहाँ क्या होता है? अपादान तत्पुरुष समास। तो यहाँ भयभीत में क्या है? कर्ण तत्पुरुष समास नहीं है, ये गलत है। यहाँ क्या है? अपादान तत्पुरुष समास है। ये विकल्प हमारा असंगत है, गलत है यहाँ पे। ठीक है, देखिए मैंने आपसे पहले कहा था कि क्यों आया, कैसे आया, ये आपको बताया जाएगा और सभी प्रश्नों का उचित समाधान किया जाएगा। कैसे आया, क्यों आया, क्यों सही है, तो वही आपको यहाँ पे करवाया जा रहा है। चलिए अगला देखते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। वाक्यांश के लिए, ठीक है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है यहाँ पे, तो कौन सा गलत है वो बताना है। किसी कथा के अंतर्गत आने वाली कोई दूसरी कथा क्या कहलाती है? अंतर कथा। बिल्कुल सही है। किसी कथा के अंतर्गत कोई दूसरी कथा आ जाए तो उसको क्या कहते हैं? अंतर कथा कहते हैं। सर्वाधिकार संपन्न शासक या अधिकारी क्या कहलाता है? अधिनायक। बिल्कुल सही है, ये भी अधिनायक है। जिसके पास अधिकार हो, संपन्न हो, क्या कहलाता है? अधिनायक। जिसे शाप दिया गया हो, शापित, ये भी सही है। बिना किसी प्रयास के आयास, ये गलत है। ये क्या होगा? आयास नहीं होगा, यहाँ क्या होगा? अनायास। जो बिना किसी प्रयास के आ जाए वो होता है अनायास। तो यहाँ पे 3 नंबर विकल्प गलत है, असंगत है।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण चुनिए। हमें बताना है कि अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कौन सा है। देखिए, विशेषण के 4 भेद होते हैं। विशेषण होता क्या है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए वो क्या होता है? विशेषण होता है। विशेषता बताने वाले शब्द क्या होते हैं? विशेषण। और किसकी विशेषता? या तो संज्ञा की बताएंगे या सर्वनाम की बताएंगे। ठीक है, इसके 4 भेद है। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषक। ठीक है, संख्यावाचक में संख्या का बोध होगा, गुण में गुणों के बारे में होगा, गुण रूप रंग आकार अवस्था इनके बारे में जानकारी होगी, विशेषता होगी। और जो परिमाण है, परिमाण में क्या होगा? परिणाम नहीं, परिमाण। ठीक है, परिमाण यानी कि मापतोल, मापतोल का जिक्र होगा, वह परिमाणवाचक। और जो सार्वनामिक या संकेतवाचक, जहाँ जो संज्ञा से पहले आके विशेषण का कार्य करे, जो सर्वनाम शब्द, वो क्या कहलाएंगे? सार्वनामिक विशेषण कहलाएंगे। तो हमें देखना है जो संख्यावाचक विशेषण है उसके 2 भेद होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक और एक अनिश्चित संख्यावाचक। जिन शब्दों से निश्चित संख्या का बोध हो वो होते निश्चित संख्यावाचक विशेषण, और जिन शब्दों से अनिश्चित संख्या का बोध हो वो होते अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब इन चारों वाक्यों में हमें ये देखना है कि कौन सा अनिश्चित संख्यावाचक, यानी कि जिसको गिना ना जा सके। ठीक है, जिसकी गणना निश्चित ना हो, वो देखना है हमें। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार वर्षा अधिक हुई। देखिए, वर्षा को गिनते नहीं है, मापते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक हो जाएगा। सब्जी में थोड़ा सा नमक डालिए। नमक क्या है? संज्ञा है। और थोड़ा सा, यहाँ भी नमक को गिनते नहीं है, मापते हैं, तोलते हैं, यहाँ भी क्या है? परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। सारा काम, अब काम क्या पता गिनने वाले हैं, गिनने वाले ना भी हों, कोई भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ भी संख्यावाचक नहीं है। और सारे देश आतंकवाद के खिलाफ खड़े हैं। सारे देश या देश की गणना हो सकती है, इनको काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। तो इस 4 नंबर जो वाक्य है इसमें क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। सारे देश है। अब ये नहीं दे रखा कि देश 2 है, 4 है, 5 है, 10 है, 20 है, सारे मतलब कितने जो भी देश है वो आसपास के जो देश हैं वो आतंकवाद के खिलाफ खड़े हैं। निश्चित संख्या नहीं है, संख्या क्या है? अनिश्चित है। और देश को हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। आगे बढ़ते हैं। सकर्मक क्रिया युक्त वाक्य चुनिए। अब देखिए, क्रिया, सकर्मक क्रिया कौन सी होती है? कर्म के आधार पर क्रिया सकर्मक और अकर्मक 2 होती हैं। सकर्मक कर्म के साथ, अकर्मक कर्म के बिना, यानी कि जिस क्रिया में कर्म हो सकर्मक, जिस वाक्य में कर्म ना हो वो क्या होगी? अकर्मक क्रिया होगी। अब हमें देखना है कैसे पता चलेगा कि कौन से वाक्य में क्रिया सकर्मक है, अकर्मक है। क्रिया के सामने हम प्रश्न करते हैं क्या और किसको। ठीक है, अगर हमें क्या प्रश्न लगाते हैं क्रिया के सामने और अगर हमें उत्तर मिल जाता है तो क्रिया हमारी सकर्मक है, और यदि उत्तर ना मिले तो क्रिया क्या होगी? अकर्मक होगी। मंदिर के बाहर भिखारी चिल्ला रहे थे। यहाँ चिल्लाना शब्द क्या है? क्रिया है। क्या चिल्ला रहे थे? भिखारी। और भिखारी क्या है? करता है। ठीक है, तो यहाँ क्रिया के व्यापार का फल भिखारी पे पड़ा, भिखारी करता है, इसलिए यहाँ क्या? अकर्मक क्रिया है। मछलियां तालाब में तैर रही थी। क्या तैर रही थी? मछलियां तैर रही थी। तैरना क्या है? क्रिया है। क्रिया के सामने प्रश्न किया, क्या तैर रही थी? मछलियां। यहाँ भी क्रिया क्या है? अकर्मक है। धावक सड़क पर दौड़ रहे हैं। दौड़ना क्या है? क्रिया। क्या दौड़ रहे हैं? धावक। ठीक है, तो धावक भी क्या है? करता है, तो यहाँ भी अकर्मक क्रिया है। बहन ने भाई को मिठाई खिलाई। खिलाना क्या है? क्रिया है। क्या खिलाई? मिठाई। यहाँ पे क्या मिल गया? उत्तर मिल गया। ठीक है, तो यहाँ क्या है? सकर्मक क्रिया। क्या हुई? सकर्मक क्रिया। जो 4 विकल्प है, 4 नंबर विकल्प है वो सही है। आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहे हैं ना? मैंने बताया था आपको अच्छे से समझाए जाएंगे। देखिए, मुझे अच्छा लग रहा है, मैं आपको समझा रही हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है, तो उम्मीद करती हूँ आपको भी अच्छे से समझ में आ रही होंगी।
जब समझाने वाले को अच्छा लगे, अच्छा फील हो, तो समझो कि सामने वाले को भी समझ में आ रहे हैं, यदि आप ध्यान से सुन रहे होंगे तो। अगला है, किस विकल्प में अव्ययभाव समास है? देखिए, समास के 6 भेद हैं। समास का अर्थ होता है संक्षिप्त, सूक्ष्म। दो शब्दों का मेल क्या कहलाता है? समास। और वर्णों का मेल क्या होता है? संधि। शब्दों का मेल क्या है? समास। अब हमें देखना है कि कौन से शब्द में अव्ययभाव समास है। अव्ययभाव समास वो होता है जहाँ पहला पद या तो अव्यय हो या फिर उपसर्ग हो, वहाँ अव्ययभाव समास होता है। विरोधजनक, विरोध से जनक या विरोध को जन्म देने वाला। विरोध जनक का विग्रह क्या होगा? विरोध को जन्म देने वाला। तो कौन सा हो जाएगा? विरोध को जन्म देने वाला। को अविभक्ति आई है, कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है। कृपा पूर्वक, कृपा के साथ, यहाँ कृपा शब्द क्या है? अव्यय है। ठीक है, तो यहाँ क्या है? अव्ययभाव समास है कृपा पूर्वक में। अवसर वंचित, अवसर से वंचित, विग्रह क्या होगा? अवसर से वंचित। यहाँ अवसर नहीं मिला, अलग हो गया है, तो यहाँ क्या है? अपादान तत्पुरुष समास। स्वाधीन, शव के अधीन, शव के अधीन, के विभक्ति आई है, और जो की का के की विभक्ति आती है वहाँ क्या होता है? संबंध तत्पुरुष। तो स्वाधीन में क्या है? संबंध तत्पुरुष। अवसर वंचित अपादान तत्पुरुष। कृपा पूर्वक अव्ययभाव समास। और विरोधजनक, विरोध को जन्म देने वाला कर्म तत्पुरुष। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या हुआ? 2 नंबर, कृपा पूर्वक अव्ययभाव समास। मैंने आपको सारे बता दिए कि कौन से में क्या होगा। अगला देखते हैं, प्रत्यय की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। अब यहाँ क्या है? प्रत्यय है कि कौन से शब्द में असंगत प्रत्यय लगा हुआ है। गृहस्थ प्लस में इक, घारस्थिक, बिल्कुल सही है। इक प्रत्यय है, बिल्कुल सही है। दिष्ट प्लस में इक, देष्टिक, ये भी सही है। इक प्रत्यय लगा हुआ है, बिल्कुल सही है। अभिजात प्लस में तय, अभिजाते, ये गलत है। देखो यहाँ अभिजात और या आ है, अभिजाते। अभिजाते होता तो सही होता, लेकिन यहाँ पे अभिजाते है, ये हमारा गलत है, यहाँ पे असंगत है। पाणिनि प्लस में ई है, पाणिनीय, ये भी बिल्कुल सही है। तो कौन सा विकल्प गलत है? 3 नंबर विकल्प गलत है, या अभिजाते नहीं गलत है, अभिजाते होता तो सही होता। ठीक है, चलिए अंतिम प्रश्न है इस कड़ी का, इसको देखते हैं। किस विकल्प में आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अब की बार क्या है? उपसर्ग है। आधिकारिक, आधुनिक, आलंबित, आरण्यक। ये आधिकारिक होता है, आधिकारिक नहीं होता। आधुनिक में आ प्रत्यय नहीं है, आरण्यक में भी नहीं है, अरण्यक होता है। ये आलंबित, लंबित, आलंबित, ये 3 नंबर सही है, आलंबित। यहाँ पे आ प्रत्यय नहीं, मैं थोड़ा गलत बोल गई, आलंबित में उपसर्ग है, आ उपसर्ग है। ठीक है, 3 नंबर विकल्प है सही। उपसर्ग वो होते हैं जो शब्द के प्रारंभ में लगे अर्थ परिवर्तन कर दे, और प्रत्यय होते जो शब्द के अंत में लगे अर्थ परिवर्तन करे। तो आलंबित में आ उपसर्ग है, बार बार प्रत्यय दिमाग में आ रहा है। आ क्या है? इसमें उपसर्ग है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ हिंदी व्याकरण की ये सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आएंगे, और आशा करती हूँ कि परीक्षा में आपकी इसी तरह के प्रश्न आए, आसान प्रश्न आए, और उनको आप अच्छे से हल कर पाए और अपनी परीक्षा में सफल हो, अच्छे अंक आए आपकी परीक्षा में आपको आए, और आप अपने करियर में सफल हो, आपको अच्छी सी जॉब मिले। इसी कामना के साथ आज की वीडियो यही समाप्त कर रही हूँ। फिर मिलेंगे नए विषय के साथ नई क्लास में। तब तक के लिए आप बने रहिए, फिर मिलेंगे। आपका दिन शुभ हो।